सभी को नमस्कार। आज हम जो कल अपनी कक्षा 12 की एनसीईआरटी की और सभी जो कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, कल हमने एक पार्ट कर लिया था। उससे पहले की क्लास में मैंने आपको करवाया था जो सिलेबस है उसके बारे में, सारा जो अपना सिलेबस है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम जो जिक्र करने जा रहे हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो रहेगा, मैंने हस्तलिखित पेज एक तैयार किया है, इसमें इसका सारा सार आ गया। इस पेज में इसका सारा सार आ गया। तो पेज ये है। अब यहाँ पर अपने बात करें, आज अपने जो जिक्र करने वाले हैं वो जिक्र करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका नगर नियोजन। नगर नियोजन में क्या क्या आएगा कि उनके भवन कैसे थे, जैसे गृह स्थापत्य, नालियाँ किस तरह की बनती थी, दुर्ग कैसा था, और जो सामान्य लोगों के घर वगैरह बनते थे, जो एक नीचे वाली बस्ती जो शहर थी वो कैसा था, वो सब आ जाएंगे नगर नियोजन में। फिर सामाजिक भिन्नताएं, पुरातत्वविद ये कहते हैं कि जो ये लोग थे हड़प्पा के, वो अन्य संस्कृति से किस तरह से भिन्न थे, इसका जिक्र शवादान से पता चलेगा। दूसरा, विलासिता की जो वस्तुएं हैं उनसे इसका पता चलेगा। वो सामाजिक भिन्नताओं में 2 ही पॉइंट। तो इसी तरह आगे जब हम इनके प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे ना, तो इस यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। जैसे 5 नंबर पॉइंट हो गया शिल्प उत्पादन, तो शिल्प उत्पादन पर बात हम करेंगे तो यहाँ प्रश्न भी बन जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का शिल्प उत्पादन या औद्योगिक व्यवस्था कैसी थी उसका वर्णन करो। तो उसमें देखो शिल्प उत्पादन में क्या क्या बनता है, मनके, धातुक्रम हो गया, मनके हो गए, शंख कटाई होगी, मोर निर्माण हो गया। फिर अब मनके निर्माण के 2 मुख्य केंद्र, यहाँ प्रश्न बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। मनके निर्माण के 2 मुख्य केंद्र कौन से थे? चनहुंदड़ो व लोथल, जहाँ पर मनके बनाए जाते थे। ठीक है, फैक्ट्री थी मनके बनाने की, कहाँ कहाँ? चनहुंदड़ो और लोथल में। दूसरी बात, शंख से बनी वस्तुएं कहाँ पर बनती थी? वो बनती थी नागेश्वर व बालाकोट में। तो ये शिल्प पर, इस पर जिक्र करेंगे हम, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे किताब। फिर अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। अब देखो सारा कुछ तो अपने यहाँ नहीं तैयार होता था उनकी फैक्ट्रियों में। आज भी जैसे कोई फैक्ट्रीज़ हैं तो फैक्ट्रीज़ में जो चीज़ें आती हैं कुछ तो वहाँ से नज़दीक से ही मिल जाती हैं, कुछ बाहर से मंगवानी पड़ती है जहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं और उत्पादन किया जाता है। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाहर भी बहुत सारी चीज़ें भेजते थे और अपने यहाँ भी वो क्या है चीज़ें मंगवाते थे। तो माल प्राप्त करने का जो 2 तरह का तरीका होता था, स्थल मार्ग व जल मार्ग। यहाँ मैंने ग्रीन पेन से लिख दिया, स्थल मार्ग व जल मार्ग। अब इसी के 2 छोटे पॉइंट होंगे इस टाइटल के सब टाइटल। तो एक रहेगा कि उपमहाद्वीप व उसके आगे से आने वाला माल, ये 2 तरह से प्राप्त करेंगे। एक तो बस्तियां स्थापित करके, मान लो कि ये मंगवाते थे लाजवर्द जो है एक स्पेशल किस्म का एक पत्थर जो है वो मंगवाते थे अफगानिस्तान के बदख्शां से, अपनी बुक में जिक्र है वहाँ पढ़ेंगे। तो बदख्शां के पास इन्होंने अफगानिस्तान का जो शोरतगुई है जहाँ से नहर निर्माण के अवशेष मिले हैं, वहाँ पर क्या करेंगे ये लोग, वहाँ पर बस्तियाँ स्थापित कर लेंगे। तो इसी तरह लोथल का जो सामान आगे मोहनजोदड़ो हड़प्पा भेजना है तो वो क्या है कि गुजरात की एक जगह पर बस्ती स्थापित कर लेंगे। और दूसरा है माल किस तरह मंगाया जाएगा, अभियान भेजकर। जैसे खेतड़ी से इनको तांबा आता था तो खेतड़ी में उस वहाँ अभियान भेजकर वहाँ के लोगों से संपर्क स्थापित करके, और मान लो कि मैंने अपने एक नॉर्मल बात है किसी से अपने कोई चीज़ प्राप्त करनी हो तो अपने जाएंगे, पहले मिलेंगे, बात करेंगे। तो इसी तरह ये अभियान भेजकर खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत से सोना मंगवाते थे। दूसरा एक तरीका था सुदूर क्षेत्र से संपर्क, यानी कि बाहर के देशों से जो ये मंगवाते थे चीज़ें और यहाँ से भेजते थे, यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें जाती थी। वो 2 मुख्य जगहों के नाम ओमान और दिलमुन।
ओमान, वर्तमान का जो मकरान तट है, मगान है, उसको ओमान कहते थे, और वर्तमान का जो बहरीन द्वीप है उसको दिलमुन कहते थे उस समय। वहाँ के नाम अभी बार बार जिक्र आएगा, मैप में भी हम देखेंगे। तो ये 6 पॉइंट हैं जिन पर हमने डिस्कशन करना है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, वो अन्य संस्कृतियों से किस तरह भिन्नता थी, उनमें सामाजिक भिन्नता, यहाँ का औद्योगिक सिस्टम कैसा था, यानी कि शिल्प उत्पादन, और जो माल प्राप्त करने की उनकी नीतियाँ थी, वो किस तरह से माल की आवाजाही होती थी। ये 6 पॉइंट पर हम जिक्र करने वाले हैं। तो ये 6 बातें आपको बता दी, उस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो ये पीडीएफ ही मैं भेज दूंगा। ये मेरे पास पीडीएफ पड़ी है आज की क्लास की भी, ये भेज दूंगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ से पढ़ना था। 4 नंबर पेज तक हो गया था, 5 पर 5 अपने आज ये स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर पेज अपनी कॉपी पेन साथ में रख लिया करें, और जो जो बात इंपॉर्टेंट बताऊँ वो नोट कर लिया करें। बाद में आपके पास पीडीएफ आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा किस तरह का प्रश्न बनता है। तो अपना एक दायित्व भी ये कर लें कि आपको फ्री में मैं सेवा दे रहा हूँ, तो आप किसी अपने साथी को शेयर ज़रूर किया करें, उनको जोड़ा करें। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक कर दिया करें, आगे इनको फॉरवर्ड करें, ताकि जो बच्चे, जो ज़रूरतमंद बच्चे दूर दराज गांव डाणी में बैठे हैं, उनके पास पढ़ने का कोई जरिया नहीं, तो वो घर बैठे पढ़ सके। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो इन्होंने लिख दिया नाम, और फिर ये लिख दिया एक नियोजित शहरी केंद्र। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 बातें बताता हूँ। एक है ये सभ्यता क्या थी, कांस्य युगीन। कांसा किससे बनता है, कांसा बनता है तांबा व टिन मिलाकर। तो इसमें ये जो होता है 9:1, 9 भाग तांबे के और 1 भाग टिन का मिलकर कांसा बनता है। कांसा एक मिश्रित धातु है। दूसरी बात है कि ये जो सभ्यता थी, एक तो कांस्य युगीन, दूसरी बात ये नगरीय सभ्यता थी। नगर का मतलब क्या होता है, शहर। ये शहरी सभ्यता थी। अब हम बात करते हैं, ये पहली लाइन, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। क्या चीज़ थी, इस समय बड़े बड़े शहरों का बहुत विकास हुआ। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये तो वो 2 बड़े शहर थे इनके। अच्छा, नियोजित, एक योजना के तहत बने हुए थे ये शहर। देखते हैं कि इन शहरों में क्या था। अब देखो आज का जो शहर है, आज के शहर में क्या होता है, शहर में एक बढ़िया योजना होती है, नालियाँ होती हैं, ठीक है, साफ सफाई होती है, और ये इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती है शहर में, जितनी भी चीज़ें वो सारी थी। औद्योगिक फैक्ट्रियाँ होती है, उनके घर किस तरह के होते हैं, घरों में स्नानागार होते हैं, घरों में रसोई होती है, वो सब चीज़ें जो एक शहर में। तो हालांकि ये, आइए ऐसे ये केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। इम्पोर्टेंट बात, मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, लेकिन हड़प्पा जो है वो सबसे पहला खोजा गया स्थल है। अपनी बुक में नोट कर लें, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा, हड़प्पा। इसकी खोज कब हुई थी, हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। किसने की, दयाराम साहनी ने। आगे आ जाएगा इसका जिक्र। लेकिन इनका सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, वो है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खोज कब होती है, 1922। किसने की, राखलदास बनर्जी ने। आगे जिक्र आ जाएगा राखलदास बनर्जी, यहाँ लिख देता हूँ, चलो, राखलदास बनर्जी। कोई स्टूडेंट अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी भी, चाहे कांस्टेबल की, वन रक्षक, वनपाल, तो इससे संबंधित वीडियोस मेरे द्वारा भी बनाई गई हैं, और हम, मेरे मित्र जो हैं, हमारे साथी RAS सेलेक्ट हुए हैं, प्रकाश जी, उनके द्वारा भी। तो तरह तरह की वीडियो जो है इस चैनल पर है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। क्या बात है वो ये है जो पीछे में अब यहाँ जिक्र आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता बस्ती 2 भागों में विभाजित, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा जो कि नीचे बना। और नीचे वाला जो भाग था वो क्या था, वो दुर्ग से अलग था। और इसके बारे में हम, ये देखो, ये मैप दिखाया गया,
ये नीचे शहर होता था और ऊंचाई पर इस दिशा में क्या होता था, दुर्ग होता था। मैंने क्या किया, आपको ये देखो, इन्हें क्रमशः, ये देखो पुरातत्वविदों ने जो दूसरा भाग है उसको, और पहले भाग को, दूसरे भाग को इन्होंने निचला शहर कहा है, प्रथम को दुर्ग। दुर्ग जो है वो ऊंचाई पर होता था, ठीक है, ये देखो यहाँ दुर्ग। अब मैंने एक जो पेज आपको बताया था वहाँ ले चलता हूँ आपको, ये लो। पूर्वी भाग जो होता था, पूर्वी भाग जो होता था वो बिल्कुल नीचे होता था, और पूर्वी भाग किसका होता था, एक बस्ती का, नगर का होता था। और पश्चिम की साइड क्या होता था, दुर्ग होता था। अभी मैप में हम जिक्र करेंगे, पश्चिम साइड में दुर्ग। दुर्ग क्या होता था, ऊंचाई पर बना होता था और दुर्ग की किलेबंदी की गई थी। लेकिन यहाँ मैं बताऊंगा, अपनी बुक में दिया हुआ है जिक्र और आगे पेज में दिया हुआ, यहाँ नहीं किया, लेकिन यहाँ इस बात को हम नोट करेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए। देखो, दुर्ग की किलेबंदी की होती थी, हर शहर की किलेबंदी नहीं, लेकिन धोलावीरा और लोथल वो ऐसे दो शहर थे जहाँ पूरी बस्ती किलेबंद थी। दुर्ग तो था ही, पूरी बस्ती एक ही किलेबंदी में दोनों को कवर किया गया था। तो पूर्व की तरफ नगर होता था, ये देखो। अब ये जो है, ये है पूर्वी भाग इनका, ये है पूर्वी भाग, और ये क्या है, पश्चिमी भाग। तो पश्चिम भाग में क्या था, दुर्ग, पूर्वी भाग में क्या था, शहर। और इसकी तो किलेबंदी कर लेते थे ऐसे करके, और ऊंचाई पर होता था, ये ऊंचाई पर होता था कच्ची मिट्टी का आधार बनाकर, कच्ची मिट्टी का आधार बनाकर, बेस बनाकर इसको बिल्कुल ऊंची में, ठीक है, जैसे अपने काफ़ी ज़्यादा मिट्टी की भराई करके, एक भर्ती करके फिर घरों को ऊंचाई पे बनाते हैं वैसे। लेकिन दुर्ग जो होता था वो नीचा होता था, इसकी किलेबंदी की जाती थी इस तरह से। अब लोथल और धोलावीरा, अभी हमने पढ़ा ना वो अपवाद, वहाँ क्या है, बस्ती को भी किलेबंद किया गया है इस तरह से, ये चीज़ें। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर, दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। यहाँ कर लेते हैं, चलो। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। मतलब मैंने अभी बताया, पहले कच्ची ईंटों का चबूतरा बना के बड़ा सारा, उसके ऊपर दुर्ग बनाया जाता था। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, मैंने अभी बता दिया आपको, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से, मतलब उसको अलग दीवार से घेर दिया, मतलब ये निचले शहर से अलग हो गया। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था कई जगह पे। इसके अतिरिक्त दीवार उसकी अलग होती थी, इसकी अलग, यानी कि दोनों को अलग अलग। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का काम करते थे। भाई जैसे अपने नींव भर लेते हैं ऊंची करके। अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों, मतलब 40 लाख दिवस लगेंगे, और बड़े पैमाने पर उस समय श्रम की आवश्यकता होती थी आधार बनाने के लिए, उसकी नींव को बनाने के लिए, ऊंचे चबूतरे को, इतना काम करना पड़ता था। अब कुछ और देखिए। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन, पहले बस्ती की योजना बनाई फिर उस पर काम किया गया। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं। अब ईंटें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कच्ची ईंटों का भी प्रयोग करते थे, पक्की ईंटों का भी। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहते हैं क्योंकि वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो वो कच्ची ईंटों का भी और पक्की का। और पक्की ईंटें क्या है, वो धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हूँ, एक निश्चित अनुपात की होती थी। अब इनका अनुपात, इन्होंने अनुपात को क्या नाम दे दिया, ये देखो, ईंट का अनुपात, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। यहाँ लिखता हूँ मैं ऊंचाई, ठीक है,
और यहाँ चौड़ाई और यहाँ लिख लेते हैं अपने लंबाई। तो ये कहते हैं ऊंचाई जो है, ऊंचाई की दोगुनी तो होती थी चौड़ाई और 4 गुना होती थी लंबाई। तो 4:2:1 ये हो गया ईंटों का साइज। बाकी आप देख लेना, मेरा मैथ इतना खास नहीं है, मैथ वाले सर बता देंगे, चलो राजेंद्र जी भी हैं यहाँ। तो इस प्रकार की 4:2:1 का अनुपात में ईंटों की जो आकार होता था, ठीक है, और ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। अब यहाँ एक हड़प्पा की दुर्दशा पे लेख लिखा गया है, वो ये है कि हालांकि हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो आपके लिए छोटा प्रश्न कि भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इन्होंने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में की थी। अब ये 1875 में एक बात कही इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा था कि प्राचीन स्थल से कि हड़प्पा से लाई जो लेके लोग ईंटें लेके गए थे, वो इतनी संख्या में थी कि लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त होती। मतलब वो कह रहे हैं कि हड़प्पा से इतनी ईंटें निकाल के ले गए लोग, इस शहर की इतनी दुर्दशा कर दी कि एक 100 मील लंबी रेल पटरी बनाई जा सकती थी। तो नीचे इन्होंने लिखा है कि जो मोहनजोदड़ो है वो इससे बेहतर संरक्षित था। मतलब मोहनजोदड़ो में लोगों ने ऐसा नहीं किया, हड़प्पा में लोगों को ईंटें मिलनी चाहिए फ्री की, उनको कोई मतलब नहीं कि ये एक सभ्यता या कुछ है, उन्होंने वहां से ईंटें चुरा ली। तो ये हमने ईंटों की बात कर ली। अब आती है बात नालों का निर्माण। तो पहला पॉइंट हमारा जो है उसका सब टाइटल आ गया नालियाँ। पहले नगर नियोजन में हमने क्या पढ़ा? नगर नियोजन में हमने पढ़ा कि नगर जो है वो 2 भागों में बंटा होता था। एक तरफ दुर्ग होता था, एक तरफ शहर। पूर्वी भाग में शहर होता था जो कि नीचे होता था, निचला, और ऊंचाई पर पश्चिम में क्या बना होता था? दुर्ग बना होता था। ठीक है, अब आती है बात कि उनकी नालियाँ किस तरह थी। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता, एक बात याद रखना, हड़प्पा का नगर नियोजन और उनका जो ड्रेनेज सिस्टम, नालियाँ, आज भी ऐसी नालियाँ नहीं है। इतना शानदार व्यवस्था थी उनकी कि उनकी एक सबसे बेहतरीन विशेषताओं में से एक थी उनकी नालियाँ, नाली निर्माण, उनकी जल निकास प्रणाली, उनकी विशेषताओं में से एक थी ये। यदि आप निचले शहर के नक्शों को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड पद्धति क्या होती है? ऊपर जैसे अपने जाल नहीं बांधते ऐसे करके, ये देखो बॉक्स से बन गए, तो ये ग्रिड पद्धति होती है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, समान कोण पर काटती हुई। तो इस तरह की सड़कें और गलियां थी, और प्रत्येक गली के सड़क के किनारे एक साथ साथ नालियां भी बनी होती थी। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी ग्रिड पद्धति पर। ये ग्रिड है, ये जो है बॉक्स, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। पहले नालियों के साथ गलियां बना दी, फिर उनके अगल बगल में आवास बना दिए। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था, क्योंकि गली के साथ साथ, दीवार के साथ साथ नाली निकलती थी। ये बात दुर्ग वाली मैंने आपको पहले बता दी है, सेम वही बात इन्होंने बाद में दी, हालांकि इसका जिक्र पहले आना चाहिए था कि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। तो पर इस नियोजन में विविधताएं भी है। छोटा जो दुर्ग वाला भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचा था, जो पूर्व वाला भाग था वो निचला था लेकिन वो बड़ा था। धौलावीरा और लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। ये एक अपवाद हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि वहाँ पर दुर्ग अलग किलेबंद होता था ज़्यादातर शहरों में, और बस्ती अलग, वो शहर अलग। अब है उनके घर कैसे हैं, हमें ये देखना है घर कैसे हैं। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। तो उसके चारों ओर मकान में क्या होता था मैं बता देता हूँ। आंगन सामान्य हमारे घर में होता है, 4-5 कमरे होते हैं, ये होता है। आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों के अंदर था। हमने आंगन में बैठ के खाना खाते हैं, कोई प्रोग्राम हो तो आंगन में बैठ जाते हैं, आंगन में चारपाई लगा लो, वहाँ सो जाते हैं, कमरों में सो जाते हैं, वो सेम काम। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में लोग यहाँ पर अपना खाना रसोई से बाहर आंगन में पकाते थे। इधर यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। कैसे एकांत कैसे रहते थे? भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। अभी दिखाऊंगा आपको ये सारी बातें। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग तथा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। ये इस बात का मतलब आप समझें, जैसे हमारा जो घर होता है, कई बार घर का गेट शहर में, गांव में तो देखो जगह बहुत होती है, वो आधा किलोमीटर तो घर घर में चल जाते हैं लोग, मेरे को लगता है। कईयों के इतने बड़े मरुस्थल इलाके में जो हैं आधा किलोमीटर, खैर ज़्यादा कह दिया मैंने, चलो चल जाता है इतना तो भाई, बहुत ज़्यादा बड़े घर होते हैं। और शहर में क्या होता है कि गेट मुख्य जो खुलता है, लोगों के गेट अगर खुल जाए तो सारा घर अंदर से जो है वो दिखाई देता है। लेकिन ये एकांतता को महत्व देते थे। घर का जो मुख्य द्वार है उससे आंतरिक भाग तथा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं, कोई सीधा नहीं उसको देख सकता था। नॉर्मल बातें हैं, आप इसको समझें अच्छे से। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था, हमारे भी होता है। नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी, दीवार के साथ साथ घर से, और बाहर की नालियों में। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु, अब कईयों के 2 मंजिल का मकान होता था तो छत पर जाने हेतु सीढ़ियाँ थी, नॉर्मल बात। कई आवासों में कुएँ थे जो अधिकांशतः एक ऐसे पक्ष में बनाए गए थे, ऐसे कक्ष में, कुएं जो कक्ष के अंदर होते थे, जिसमें क्या था कि बाहर से कोई आ जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। अब देखो ये शहर बनाया है इन्होंने, ये कहते हैं अब इस शहर में, ये नक्शा है जी शहर का, कहीं भी कोई भी खिड़की नहीं है। आप ये देख लो, लगता है आपको इधर कोई खिड़की, इधर कोई खिड़की, ये एक गेट है, इधर कोई खिड़की नहीं। ये देखो इसके अंदर कुआं, बाहर से चलो गेट आ गया, ठीक है। यहाँ इसके साथ साथ नाली हो सकती है, ये आपको पता है, इधर सीढ़ियाँ हो गई, इधर सीढ़ियाँ इस तरह से, तो ये बीच में आंगन हो गया। तो किसी भी गेट से आपको पता है आंगन सीधा नहीं दिखाई देता, इधर चलेंगे तो इधर आएंगे, इधर आएंगे, यहाँ आ गए, इस तरह से एक लॉबी टाइप। तो ये उनका एक मकान बनाने का तरीका था। देखो कितना वो सिस्टम। अब दुर्ग पर हमने बात कर ली पहले कि दुर्ग, और इसको पढ़ देते हैं। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। दुर्ग में भी ऐसे कि जिनका सार्वजनिक, अब मान लो एक माल गोदाम है, तो वह एक ऐसी संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे वो बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। ये माल गोदाम, ठीक है। माल गोदाम जो है, ये देखो, ये दिखाया है इन्होंने माल गोदाम, ये ब्लैक में, तो इनका नीचे वाला हिस्सा है, बाकी जल गया था, नहीं है, ठीक है। जिसके ईंटों से बने निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार, तो इनमें विशाल स्नानागार भी है। ये इसके जस्ट ठीक इस तरफ ये देखो, ये स्नानागार है मुख्य सड़क के पास में बना हुआ, तो ये धुंधला दिखाई देगा इस तरह से। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियां बनी होती थी। इतना ध्यान रखना है, स्नानागार की सीढ़ियां कंपटीशन वाले उत्तर से दक्षिण में उनकी सीढ़ियां होती थी। कंपटीशन एग्जाम के लिए नेट JRF कई बार पूछा गया प्रश्न है,
तो उत्तर से दक्षिण में होती थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। आज जिस तरह से जलाशय बनाते हैं वो भी अपनी एक टेक्निक, आज सीमेंट है, उस समय सीमेंट नहीं था। इसके तीनों ओर कक्ष बने होते थे स्नानागार के तीन तरफ। इसके तीनों ओर कक्ष, जिनमें से एक बड़ा कुआं था, एक कक्ष में जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी। ठीक है, अब जलाशय का पानी क्या है, एक नाले में जाएगा, और ये जो छोटी संरचना थी उसमें भी दुर्ग में ही 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। भी बीच में एक गलियारा हो गया, 4 स्नानागार इधर हो गए, 4 इधर हो गए। तो जिससे ये पता लगता है कि मान लो 8 स्नानागार एक साथ हैं। तो ऐसा लगता था कि यहाँ पर किस चीज़ में, ये देखो यहाँ पर कि ऊपर जिनका प्रयोग क्षमता विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन होगा। तो सार्वजनिक प्रयोजन का मतलब है कि कोई बड़ा प्रोग्राम होता होगा, लोग बाग इकट्ठे होते होंगे, 8-8 स्नानघरों की तभी आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो एक घर में या एक दुर्ग में 8 स्नानघर की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। तो वो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए था। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई संरचनाओं के साथ इनके मिलने की का प्रयोग किसी मिलता है। इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशिष्ट अनुष्ठानिक सम्मान के लिए किया जाता था। भाई कोई सार्वजनिक प्रयोग, जैसे आज अपने कोई धार्मिक नामकरण जाए नहीं, धार्मिक यात्रा कोई कोलायत जाता है, कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है, तो वहाँ पर भी एक बड़ा स्नानागार, बड़ा कुंड होता है, तो लोग बाग नहाते हैं। उस तरह धार्मिक अनुष्ठान का भी ये एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगे हम बात करें, अब हमने उनके नगर नियोजन का वर्णन कर लिया कि उनका नगर नियोजन कैसा था, उनके नालियाँ कैसी थी, दुर्ग कैसे थे, भवन कैसे थे। अब बात आती है कि दूसरी सभ्यताओं से वो भिन्न किस तरह थी सभ्यता। 2 तरीके से हम उनका अध्ययन करेंगे, एक तो शवादान और दूसरा उनकी जो विलासिता की वस्तुओं थी उनसे हम उनका पता लगाएंगे कि वो किस तरह से अन्य लोगों से भिन्न थे। अब देखो, पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। भाई दूसरी सभ्यता या संस्कृतियों से ये सभ्यता या संस्कृति किस तरह भिन्न थी, ये जानने के लिए कई विधियां प्रयोग करते हैं वो। इन्हीं विधियों में से एक शवादानों का अध्ययन है। भाई वो शवादान, मृतक का दाह संस्कार, भाई उसको किस तरह दफनाते थे या उनको जलाते थे, दूसरी सभ्यताओं से किस तरह भिन्न थे। अब देखो, संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड, तो वहाँ पर तो पिरामिड बनते थे जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं, पिरामिडों से हम परिचित हैं। और मिस्र में आपको पता है एक जो मृत लाश, एक बॉडी होगी, डेड बॉडी, उसको वो एक लेप लगा के कई सदियों तक जीवित वो उसको रखते हैं। ठीक है, जलाते दफनाते नहीं है, एक ताबूत में बंद करके रख लेते हैं और उसको मम्मी कहते हैं, मिस्र की मम्मी है। इनमें से कई पिरामिड राजकीय शवादान थे तथा बहुत बड़ी मात्रा में धन संपदा वहाँ उनके साथ दफनाई गई थी। वहाँ किसी को दफनाते थे ताबूत में, तो उसके साथ बड़ी मात्रा में धन संपदा भी दफनाते थे। अब हड़प्पा स्थलों से मिले शवादानों में आम तौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था, गर्तों में, एक खड्डे में। ठीक है, कभी कभी शवादान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न थी, अलग अलग होती थी। कि हड़प्पा सभ्यता का कोई मान लो हड़प्पा स्थान है या मोहनजोदड़ो है, या उनके अलग अलग कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है? भाई करती है या नहीं ये कहना कठिन है, क्योंकि हम उसकी लिपि को तो पढ़ ही नहीं पाए अभी तक। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं। वो लोगों को दफनाते थे तो उनके साथ कोई मिट्टी के बर्तन और आभूषण, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। मतलब लोग ये कहते हैं कि लोग मृतक के साथ कुछ वस्तुओं को, आभूषणों और मृदभांड को ऐसे इसलिए दफनाते थे कि लोग ये मानते थे कि मरने के बाद वो इन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, तो उनकी ज़रूरत की वस्तुएं उनके साथ दफना दो।
आज के ज़माने में ऐसी बात को हास्यास्पद माना जाएगा। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवादानों से आभूषण मिले हैं, दोनों के शव के साथ आभूषण मिले हैं। 1900 मतलब ये लोग सोचते थे, अपने तो कहते हैं भूत है, भूत के आभूषण पे रहे, तो ये कहते थे कि उनके साथ आभूषण क्योंकि उनको ज़रूरत है। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, मतलब शंख के बने वो छल्ले, जैस्पर जो कि एक उपरत्न है, जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतक को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। ये देखो, ये चित्र में तांबे का दर्पण, इसमें देखते थे सजना संवरना, मुझे सजना है सजना के लिए, तो ये सजने के लिए ये तांबे का दर्पण। तो एक जगह पर तांबे का दर्पण कई जगह पर मिला है, मृतकों के साथ दफनाया, मतलब मरने के बाद भी वो शौकीन रहेंगे, आभूषण भी पहनेंगे, तो आभूषण तो फिर इसमें देख के पहनेंगे। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। मतलब ज़्यादातर कुछ जगह पे ये कहते हैं मिले हैं कि उनके साथ वस्तुएं दफनाते थे, पर मतलब ज़्यादातर जगह पर नहीं। तो इन्होंने सार निकाला कि उनका बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। हालांकि ये दोनों ही बातें कर दी। अब इन्होंने उदाहरण भी दे दिए और साथ में ये भी कह दिया, मतलब उदाहरण दिए कुछ एक जगहों के। हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ी है, तो सब जगह ऐसा नहीं था। तो दूसरे समाज से, संस्कृति से किस तरह भिन्न है? एक तो हम शवादान को देख के पुरातत्वविद देखते हैं कि किस तरह भिन्न है, कि उनका शवादान का। दूसरा है विलासता की वस्तुओं की खोज। अब देखते हैं सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। मतलब उनके शवदान से अंदाजा लगाएंगे किस तरह दूसरे जगहों से भिन्न है। दूसरा है कि उनके उपयोग में जो वस्तुएं आती हैं उनसे। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जाता था। वो सामान्य वस्तुएं जो हर किसी के घर में मिल जाए, तो वो तो नॉर्मल इंसान एक हो गया। दूसरों से भिन्न देखने के लिए क्या होगा, तो जिन्हें पत्थर में मिट्टी के बर्तन, जिनमें क्या है चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा, ये सामान्य रोजमर्रा की वस्तुएं हैं। चक्की हो गई, मृदभांड हो गए, मिट्टी के बर्तन, ये हर घर में। ये वस्तुएं सामान्य रूप से वस्तुओं में सर्वत्र पाई गई हैं, हर जगह ये पाई गई हैं, चक्कियाँ, मृदभांड वगैरह। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को अब इनको कीमती नहीं मानते। वो जो रोजमर्रा की वस्तुएं, वो किसको कीमती मानते हैं? जो दुर्लभ हों अथवा महंगी हों और स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध हों। मतलब कि जैसे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या कालीबंगा, जो भी स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का, वहाँ पर वो वस्तु मिल गई, लेकिन वो वहाँ पर उपलब्ध पदार्थों से नहीं बनी, वो कहीं दूसरी जगह से पदार्थ लाकर बनाई गई। तो या तो वो अब दूसरी जगह से लाएंगे, महंगी भी पड़ेगी। दुर्लभ वस्तु अथवा महंगी या अनुपलब्ध हो वहाँ उसके अवशेष मिल जाना, तो या कोई जटिल तकनीक से उसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो, टेक्निक लगती हो, उनको वो क्या मानते थे? कीमती मानते थे। अब इस प्रकार की वस्तुओं का एक उदाहरण है फयोंस। फेयोंस से तो वैसे उसको कहते हैं जिसके साथ वो एंगेजमेंट हो जाती है, फेयोंस से। तो ये फेयोंस क्या है? फेयोंस क्या था? घिसी हुई रेत अथवा बालू, मतलब एक घिसी हुई रेत है, उसके साथ रंग और चिपचिपा पदार्थ गोंद की तरह, उसके मिश्रण को पकाकर जो बनाया जाता पदार्थ था। अब 3 चीज़ों से मिलकर जो पदार्थ बनता था, 3 चीज़ें कौन सी? रेत, रंग और चिपचिपा पदार्थ। उनको मिला के जो पदार्थ बनता था उसको कहते थे फेयोंस। और इससे क्या है कि छोटे छोटे पात्र बनते थे जो कि बहुत ज़्यादा कीमती थे। ये आप देख रहे हैं फेयोंस का बना एक मिट्टी का पात्र, ठीक है। तो इससे वो अंदाज़ा लगाते थे कि ये लोग दूसरे लोगों से किस तरह भिन्न थे। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हम रोज़मर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियाँ, जो फेयोंस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी। अब इस तरह इनको जानना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। पुरातत्वविद कहते हैं
कि पूरा ये जो रोज़मर्रा की वस्तुएं जैसे तकलियाँ वो भी फ्योंस से बना दी, क्योंकि फ्योंस तो एक बहुत ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण पदार्थ है, ठीक है, बहुत कीमती है, उससे रोज़मर्रा की वस्तुएं बना दी। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें भी? अब जब रोज़मर्रा की वस्तुएं भी कीमती पदार्थों से बन गई, तो अब किस तरह इनका वर्गीकरण किया जा सके? जो पुरातत्वविद हैं वो कन्फ्यूजन में हैं। यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं। तो महंगे पदार्थों वाली तो बड़ी बस्तियों में मिली हैं और छोटी बस्तियों में ये नहीं मिलती। उदाहरण के लिए फ्योंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में, मतलब सेंट परफ्यूम के लिए वो प्रयोग करते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं फ्योंस। कालीबंगा जैसी जो छोटी बस्ती, जो दीनहीन बस्ती है गरीब लोगों की, वहाँ से नहीं मिले। सोना भी दुर्लभ था बिल्कुल आज की तरह, वो भी हड़प्पा से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। तो अब प्रश्न आ जाए, मान लो एक प्रश्न कि सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन कीजिए, किस तरह दूसरों से ये सभ्यता भिन्न है। तो आप एक पॉइंट लगाओगे शवादान के बारे में लिखे, और दूसरा विलासता की वस्तुओं से, तो ये एक प्रश्न बन जाएगा। फिर हम जिक्र करते हैं कि शिल्प उत्पादन, अब ये लास्ट पॉइंट हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट, बस 5 मिनट की और क्लास है। शिल्प उत्पादन के विषय में कि उनका औद्योगिक सिस्टम कैसा था। शिल्प उत्पादन का सबसे बड़ा उदाहरण चनहुंदड़ो एक तो यह मोहनजोदड़ो देखो, जो 125 हेक्टेयर में फैला, उसकी बजाय ये बहुत छोटा था, एक 7 हेक्टेयर में फैली बस्ती थी, जो कि शिल्प उत्पादन आज की मुंबई कह सकते हैं इसको, वो मुख्य औद्योगिक केंद्र है ना भारत का वर्तमान की, ठीक है। तो ये चनहुंदड़ो जो है उनकी औद्योगिक राजधानी थी हड़प्पा वालों की। शिल्प कार्य में क्या क्या होता है? मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु क्रम, मोहर निर्माण। और कल मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मोहरें हैं। बाट बनाना, ये सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। भाई मनके किस चीज़ के बनते थे? कॉर्नेलियन, जो कि सुंदर एक लाल रंग का हो गया पत्थर, जैस्पर, सफ्टेक, क्वार्टज तथा सेलखड़ी एक बहुत मुलायम पत्थर था जिससे मोहरें बनती थी। मैंने कल बताया था आपको मोहरें किससे बनती थी? सेलखड़ी की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्योंस और पक्की मिट्टी, सभी प्रयोग मनके। तो ये सब चीज़ों से मनके बनाते थे। मनके सोने के भी, तांबे के भी, कांसे के भी, कॉर्नेलियन पत्थर के भी, सेलखड़ी के भी, इन सब से फ्योंस से भी मनके बनते थे। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार मनका, बेलनाकार मनका, गोलाकार मनका, डोलाकार मनका और खंडित। अब यहाँ मैं आपको मनके दिखाता हूँ। ये तो हैं उनके औजार, आज के बेस बॉल जैसा है। ये जो माला सी पड़ी है, ये क्या है? मनके। ये मनके हैं। ये देखो मनका इस तरह का, एक का आकार ये हो गया, एक का ये हो गया, ये हो गया। तो अलग अलग आकार के उनके मनके थे। ये पढ़ रहे हैं हम उनके शिल्प उत्पादन के बारे में। तो एक पॉइंट बन जाएगा मनके निर्माण, जो कि चनहुंदड़ो व लोथल में मनके निर्माण का केंद्र होता था। दूसरा है शंख से बनी वस्तुएं, जो कि नागेश्वर और बालाकोट में बनती थी। अब मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, सेलखड़ी जिससे मोहरें बनती थी, इससे मनके भी बनते थे।
पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके शेलखिड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। शेलखिड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली कि छोटे छोटे मनके एक पत्थर से किस तरह बनाए जा सकते थे, उनके लिए पहेली था। ये कौन सी तकनीक थी उनकी? पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों से यह दर्शाया गया है कि कॉर्नेलियन जो एक पत्थर, उसका जो लाल रंग है वो पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर ये प्राप्त किया जाता था। ये लाल रंग, ये देखो इस तरफ पत्थर की एक मृदबांड पड़े हैं, लाल रंग के हैं। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था अलग अलग, और फिर बारीकी से शल्क निकाल कर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और उनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चनहूंदड़ो और लोथल इम्पोर्टेंट, और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। मानचित्र एक में कल मैंने मानचित्र आपको दिखाया था। चलो फिर नागेश्वर और बालाकोट मानचित्र एक में आपको ले चलते हैं, आपको मानचित्र एक में। तो अभी हम देखेंगे मानचित्र एक में हमने ये देखना है, ये लो जी, नागेश्वर और बालाकोट, जहाँ पर ये रहा नागेश्वर, ये बालाकोट, यहाँ पर शंख निर्माण के केंद्र था। अब मान लो कि लोथल की कोई चीज़ है, वो इसके रास्ते होकर आगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो भेजी जाएगी, और चनहूंदड़ो की कोई वस्तुएं हैं बालाकोट होकर, क्योंकि ये एक बंदरगाह की तरह भी काम करते थे, और उधर बेची जाती थी। तो यहाँ नागेश्वर ये है और बालाकोट वो है। अब हम नागेश्वर और बालाकोट का जिक्र करते हैं। लोथल और उनका तो हो गया, लोथल और चनहूंदड़ो जहाँ पर मनके निर्माण। अब नागेश्वर और बालाकोट के बारे में देखते हैं। एक नंबर पूरा ये कहते हैं, यदि आप मानचित्र एक में नागेश्वर व बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित थी। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ, कुर्छियों, पचिकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था, यहां पर तैयार करके। इस प्रकार यह भी संभव है कि चनहूंदड़ो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरी केंद्रों को भेजा जाता था। तो ये लोथल से ये बर्तन मिले, ये एक मिट्टी की मूर्ति है। उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते थे पुरातत्वविद? शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए जो खोज करता थे वो सामान्यतः क्या ढूंढते थे? प्रस्तरपिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। अब कूड़ा करकट क्यों देखते थे? क्योंकि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। अब मान लो फैक्ट्री का कूड़ा कचरा, तो उसमें पता चलता था कि किस तरह का शिल्प उत्पादन होता था यहाँ। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस और संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। अब लास्ट पॉइंट, बस 2 मिनट की और क्लास। माल प्राप्त करने की नीतियाँ। माल किस तरह प्राप्त किया जाता था? 2 तरह से, जलीय मार्ग और स्थलीय मार्ग से माल प्राप्त करते थे। ठीक है, अब यहाँ 2 पॉइंट आएंगे। ये नदी मार्ग और ऊपर तो वही दिया हुआ है। 2 पॉइंट क्या आएंगे कि उपमहाद्वीप उससे आगे से आने वाला माल। हड़प्पा वासी क्या करते थे? मैंने बताया था कि बस्तियाँ स्थापित करके, और दूसरा था वो एक तो बस्तियाँ स्थापित करके और दूसरा था अभियानों के माध्यम से। ये रहा यहाँ अभियानों के माध्यम से। तो देखते हैं वो किस तरह माल प्राप्त करते हैं। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए नागेश्वर और बालाकोट, जहाँ से शंख की वस्तुएं बनती थी, शंख आसानी से वहाँ उपलब्ध था, वहाँ पर क्या बस्तियाँ स्थापित कर दी, माल प्राप्त हो गया। ऐसे में कुछ अन्य पुरास्थल थे। सुदूर अफगानिस्तान में शोरतगुई,
को अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीला पत्थर अथवा लाजवृत मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट। तो लाजवृत मणि कहाँ से प्राप्त होता था? अफगानिस्तान में जगह है बदख्शां, जो कि इस शोरतगुई के बिल्कुल पास है, शोरतुगई के, और शोरतुगई के पास था बदख्शां। वहाँ से लाजवृत प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? शोरतुगई में क्या किया? बस्ती स्थापित कर दी। इसी तरह लोथल और राजस्थान में उन्होंने इन बस्तियों को स्थित कर दिया। अब कच्चा माल प्राप्त करने की दूसरी उनकी नीति क्या थी? अभियानों को भेजना। वो राजस्थान खेतड़ी से तांबा प्राप्त करते थे, दक्षिण भारत से सोना। तो प्रश्न ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? राजस्थान की खेतड़ी से, और सोना दक्षिण भारत से। वहाँ वो अभियान भेजते और स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरा वस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया। तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कहाँ थी? राजस्थान में। बताएं आप मेरे को, गणेश्वर और ये खेतड़ी कहाँ पर है? कमेंट करके राजस्थान के किस जिले में है? इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे। यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। ये देखो आप एक मैप के माध्यम से, ये इसका जिक्र तो हमने कल ही करना है। वैसे हड़प्पा वासियों के लिए मेसोपोटामिया के अभिलेखों में क्या नाम मिलता है? मेलूहा नाम मिलता है। अब आपको एक काम बता दूं कि हमने आज इतने पॉइंट पर जिक्र किया। आप क्या करें, एक पेज पर ये जो मैंने यहाँ हमने इन पॉइंटों पर जिक्र किया है, तो आप 6 पॉइंट उतार लें। नगर नियोजन में ये 3-4 पॉइंट, सामाजिक भिन्नताओं में 2 पॉइंट, शवादान और विलासता की वस्तुएं, शिल्प उत्पादन में 2 पॉइंट, मन के निर्माण और शस्क से बनी वस्तुएं, और माल निर्माण वाले में भी 2 पॉइंट, ये और ये। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इनको तैयार करना है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने वो साथियों को जोड़ो। एक राजस्थान के ऑल स्टूडेंट्स का अपने ग्रुप बना लेते हैं, अपने आसपास के स्टूडेंट्स को जोड़ो। आप लोगों को एडमिन बना दूंगा, 5-4 लोगों को जोड़ो, ताकि रफ्तार से अपने क्लासें लगा सके। अब ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो आगे की क्लास अपने उस तरह से लगाएंगे, ठीक है। अपनी नोटबुक में इस काम को करना, फिर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से डिस्कशन कर लें आप, ठीक है। नंबर मेरा वहाँ यही हुआ है, इस पेज पर भी दिया ही हुआ है, ये देखो 97,990 54 186। और आप मुझे मैसेज कर देना, फिर आपको टेलीग्राम पे अपने ग्रुप बना के वहाँ पर भी वो टेस्ट ले लिया करेंगे। धन्यवाद।